तो आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दें, लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में देश में आम चुनाव कराए जाएंगे, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और आपको बता दें कि 2 महत्वपूर्ण तारीखें, 19 अप्रैल को पहले फेज में मतदान होगा और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में छठे चरण के तहत 25 मई को प्रदेश में चुनाव होते नजर आएंगे। छठे चरण में 25 मई को जहां 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा में उपचुनाव को लेकर भी छठे फेज में ही मतदान होगा। चार जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं तमाम सवालों को लेकर किस तरह से चीजें सामने आई हैं, ईवीएम को लेकर या फिर पारदर्शिता के मुद्दे पर भी चुनाव आयोग ने किस तरह से सुधार किया है और उसका फायदा चुनावों में सभी लोगों को मिलेगा, ये भी वो कहते नजर आए। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत में चुनाव होते नजर आएंगे, मतदान होते नजर आएंगे। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, इंतजार किया जा तारीख का, तारीखें सामने आ चुकी हैं। छठा चरण 25 मई। बिल्कुल, जो देश में लोकसभा के चुनाव का बिगुल है वो बज गया है और देश के जो चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनके साथ पूरे चुनाव आयोग के तमाम अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें जो तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। देश में जो वो लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होगा। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो लोकसभा का चुनाव है वो छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी और पूरे देश में जो चुनाव के नतीजे हैं वो 4 जून को आएंगे। जो अंतिम चरण है वो 1 जून को रहने वाला है। 1 जून को जो अंतिम चरण की वोटिंग होनी है, जो उसमें जो है वो पंजाब शामिल है, पंजाब के साथ जो है वो हिमाचल शामिल है और चंडीगढ़ की जो एक सीट है उसमें भी चुनाव जो है वो अंतिम चरण में 7वें जो चरण में 1 जून को होनी है। लेकिन उससे पहले का जो छठा चरण है, छठे चरण में हरियाणा की 10 लोकसभा की सीट जो है उनके ऊपर मतदान होगा और दिल्ली में भी लोकसभा का जो मतदान है वो छठे चरण में 25 मई को होना है। हरियाणा के लिए 10 लोकसभा की सीटों के साथ साथ करनाल की जो विधानसभा की जो सीट है जहां पर उपचुनाव होना है उसकी भी तारीख जो है वो छठे चरण में जो 25 मई की तारीख तय हुई है उसमें जो है वो चुनाव होगा। इसकी जानकारी जो है वो देश के चुनाव आयुक्त ने दी है और जो नतीजे हैं पूरे देश में लोकसभा के चुनाव के वो 4 जून को आएंगे। जी पवन, यानी कहा जा सकता है कि हरियाणा में मतदान को लेकर अभी काफी समय है। जिस तरह से मार्च का महीना चल रहा है, उसके बाद अप्रैल और फिर पूरा मई का महीना भी बाकी, यानी यहां पर प्रचार करने के लिए बहुत समय तमाम पार्टियों को मिलेगा, उम्मीदवारों को भी मिलेगा। आप बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा के लिए जो है वो एक बड़ी राहत हरियाणा के राजनीतिक दलों के लिए या फिर जो पार्टी के जो तमाम दलों के उम्मीदवार मैदान में होंगे उनके लिए रहने वाली है। चूंकि जो छठा चरण है उस छठे चरण में हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटों के ऊपर जो है वो मतदान होना है। तारीख जो है वो छठे चरण की 25 मई तय की गई है। उपचुनाव जो करनाल में होना है वो भी छठे चरण में 25 मई को ही होगा। लिहाजा हरियाणा के राजनीतिक दलों के लिए और चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने का पूरा मौका मिलने वाला है, पूरा जो एक समय है वो उनके पास रहने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था उस दौरान भी छठे ही चरण में जो है वो मतदान हुआ था। इस बार 2024 में भी छठे ही चरण में मतदान जो है वो हरियाणा में लोकसभा के चुनाव के लिए होगा और छठे चरण में जो मतदान की तारीख है वो हरियाणा समेत जिन राज्यों में छठे चरण में मतदान होना है उसकी तारीख 25 मई तय हुई है। 25 मई के बाद जो है वो 7वां और अंतिम चरण 1 जून को होगा और 1 जून के बाद देश के सामने 2024 के चुनावी नतीजे जो है वो 4 जून को सामने आएंगे। लेकिन हरियाणा के लिए, हरियाणा के राजनीतिक दलों के लिए और उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा मौका उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जो है वो मिलने वाला है। और जो अंतिम से पहला चरण यानी जो छठा चरण, बिल्कुल पवन कह सकते हैं करीब 2.5 महीने का समय हरियाणा के संदर्भ में बाकी है, चूंकि छठे चरण के तहत यहां पर मतदान होते नजर आएंगे। दिल्ली से हमारे साथ स्पर्श शर्मा भी जुड़ गए हैं और यशराज आनंद देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं।
स्पष्ट आपके पास आते हुए 7 चरण में देश में चुनाव कराए जाएंगे, इसी बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव इस लिहाज से देखने के लिए मिला कि पिछली बार जहां मई के महीने में सरकार बनी थी, तो इस बार नतीजे जून में सामने आएंगे। किस तरह से सातों फेज रहने वाले हैं, और चूंकि कई अहम जानकारियां चुनाव आयोग ने भी दी है, चाहे चुनावी पारदर्शिता की बात हो या फिर धन बल का इस्तेमाल कम से कम किया जा सके, उसको लेकर भी राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी बात रखते नजर आए हैं। देखिए बिल्कुल 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होंगे और 1 जून तक चुनाव जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। अलग अलग चरणों में जो है 7 चरणों में जो है देश में चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। हरियाणा में 6ठे चरण में चुनाव होंगे। कुछ जो उपचुनाव है उनका ऐलान किया गया है और कुछ राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उनका ऐलान किया गया है। और देश में नई सरकार के संदर्भ में बात करते हैं तो 4 जून को नतीजे आएंगे और उसमें जो है कहीं ना कहीं तय हो जाएगा कि किस तरीके से जो नई सरकार है वो देश में कौन सी जो है बनती हुई नजर आएगी। जी, इस पर एक और सवाल, जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त से लगातार सवाल इस बात को लेकर भी तमाम पत्रकारों द्वारा पूछा जा रहा है कि चुनावी पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठाए गए हैं, ईवीएम को लेकर एक सवाल उठता रहा है, उसका जवाब भी देते नजर आए। साफ कर दिया है राजीव कुमार ने एक बार फिर कि जो ईवीएम है पूरी तरह से सेफ है। देखिए बिल्कुल ईवीएम को सेफ जो है बताया है राजीव कुमार की तरफ से और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से पारदर्शी चुनाव हो, इसको लेकर कई सारे मेजर जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। धन बल का जो है इस्तेमाल ना होता हुआ नजर आए, इसको लेकर चुनाव आयोग जो है खासतौर पर नजर रखता हुआ नजर आएगा। सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग जो है खासतौर पर नजर रखता हुआ जो है नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, जो फाइट लड़ते हुए नजर आएंगे उम्मीदवार, उनको जो है अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है बताना होगा, चाहे वो प्रेस के जरिए हो या फिर अन्य तरीके से हो। पॉलिटिकल पार्टीज की जो स्टार कैंपेनर होंगे उनको जो है वो बताना होगा कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उन्हीं के तहत जो है कार्य होता हुआ नजर आए। तो ये कुछ गाइडलाइंस है वो जो है फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से जो है पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जो है दी गई है। जी बिल्कुल, स्पर्श आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें कि 6ठे फेज के तहत हरियाणा में मतदान होगा, उसमें करनाल बाई इलेक्शन भी शामिल है विधानसभा का, और इसको लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी है 6ठे फेज को लेकर 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। 6 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। इसी तरह नामांकन पत्रों की जांच 7 मई को होगी और 9 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकता है और उसके बाद 25 मई को मतदान होगा 6ठे चरण के तहत। यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हैं देहरादून से। यशराज, उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई, किस तरह से उत्तराखंड में मतदान होता नजर आएगा? घोषणा कर दिया गया तिथि का, जिसमें 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चुनाव चलेगी, यानी 1.5 महीने तक यह चुनाव चलेगा। यह चुनाव अपने आप में काफी अहम रहेगा क्योंकि इस बार कांग्रेस भी अपनी बाजी लगाने को तैयार है। कांग्रेस भी अपनी सारी उम्मीद लगाए हुए कि इस बार कांग्रेस जरूर कहीं ना कहीं केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। भाजपा के तरफ से भी लगातार अपने आप को फिर से दोहराने के लिए भाजपा के द्वारा लगातार प्रयास किया जाएगा, जिसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और वहीं यदि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो उत्तराखंड में इस बार भी प्रथम चरण में ही सारे मतदान हो जाएंगे और उसके बाद 4 अप्रैल को परिणाम घोषित होगा। तो परिणाम घोषित होने के बाद ही यह पता चलेगा कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनी है, बीजेपी आती है, दोबारा काबिज होती है या कांग्रेस वापसी करती है उत्तराखंड में। तो इस प्रकार से यह अपने आप में चुनाव बहुत अपने आप में कई मायने में महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि यहाँ पर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात किया तो उत्तराखंड में लगातार कांग्रेस से कई आलाकमान नेता लोग छोड़ते हुए भाजपा नजर आते हैं, भाजपा में ज्वाइन करते हुए नजर आते हैं। इस चीज को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार सवाल इस लिहाज से, चूंकि आप बताएं कि पहले चरण के तहत यहां पर मतदान होगा, यानी सबसे पहले जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर उत्तराखंड स्टेट भी शामिल है। उम्मीदवारों को लेकर आप बता रहे हैं कि कुछ तस्वीर साफ होती नजर आई है, यानी यहां पर तुलनात्मक रूप से हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 6ठे चरण में मतदान होगा। इस लिहाज से देखा जाए तो यहां पर मतदान नजदीक है, जल्द होने वाले हैं, इस लिहाज से समय कम दूसरे राज्यों के मुकाबले, दूसरे चरण के मुकाबले। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में पहले चरण में ही मतदान होना है, तो पहले चरण को लेकर के समय तो काफी कम मिल रहा है क्योंकि उत्तराखंड जो है एक ऐसा राज्य है जो पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों को समेटे हुए है।
पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा चुनाव प्रचार करना अपने आप में एक समस्या रहती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कई दुर्गम स्थल भी है जहां पर जाना अपने आप में कठिन होता है। लेकिन फिर भी वहां पर नेता लोग जो भी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, चाहे वो भाजपा के द्वारा हो चाहे वो कांग्रेस के द्वारा हो, वो अपने दमखम के साथ अपने अपने जगह पर लोकसभा क्षेत्र पर जाकर के वहां पर अपनी चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट चुके हैं। और वहीं आज जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा कर दी गई तारीख से, तो अब तो लगातार सभी प्रत्याशियों का कैंपेन भी चलेगा, सभी प्रत्याशी वहां पर अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं। वहीं पर यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में मात्र 5 लोकसभा सीट है, तो इन 5 लोकसभा सीट में दुर्गम क्षेत्र भी आते हैं और कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी आते हैं, मैदानी क्षेत्र भी आते हैं। तो इन सबको मिलाने के बाद यदि देखा जाता है तो यहाँ पर समय तो बिल्कुल इसको उत्तराखंड के हिसाब से कम दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पहले चरण में ही मतदान होने के बाद यहाँ पर स्थिरता आ जाएगी। यहाँ तक राजनीतिक जो हलचल अभी मचा हुआ है लगातार उत्तराखंड से जो लोग कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ये हलचल ही एक कहा जाए, हलचल जो मचा हुआ है ये अपने आप में शांत हो जाएगा। और यहाँ पे लोग भी काफी ज्यादा वोट करने को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं। यहाँ पर यदि बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की काफी अधिक संख्या है जो वोट करने को लिए आतुर है, तत्पर है। और यदि बात की जाए पहली बार इस बार जो 18 वर्ष की उम्र को पूरी कर चुके हैं वैसी लड़की और वैसे युवती और युवक और युवतियां, वो सभी को इस बार मतदान करने के लिए ये पूरी तरह तैयार है। और वहीं पर आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज शाम 6 बजे जिलाधिकारी सोनिका के द्वारा, देहरादून जिलाधिकारी सोनिका के द्वारा यहाँ पर एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें वो सभी को बताएंगे किस प्रकार से काम करना है, चुनाव आयोग के द्वारा किस प्रकार से क्या क्या चीज रखी गई है। तो शाम 6 बजे के बाद सारी स्थिति पूरी तरीके से आज हमारे सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगी कि क्या होना है उत्तराखंड में, किस प्रकार से होना है। जी बिल्कुल यशराज, आप बने रहिए हमारे साथ। पवन, चूंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है और एक सीट पर आम आदमी पार्टी भी घोषित कर चुकी है कि कौन वहां से कुरुक्षेत्र से लड़ता नजर आएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, काफी समय मिल चुका है हरियाणा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन करने के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में तय है कि हरियाणा के राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों पर मंथन चिंतन करने के लिए पर्याप्त समय जो है वो मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 6 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और इसके साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। एक सीट गठबंधन में आम आदमी पार्टी को मिली है। आम आदमी पार्टी ने भी कुरुक्षेत्र में अपना उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतार दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल से जो पार्टी के नेता हैं अभय सिंह चौटाला, वो चुनाव मैदान में होंगे, ये साफ हो गया है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस के 10 चेहरे कौन से होंगे या अन्य जो राजनीतिक दल हैं या फिर बीजेपी की 4 सीट पर कौन उम्मीदवार होंगे, ये तमाम चीजें अभी साफ होना बाकी है। लेकिन हरियाणा का जो चुनाव है वो छठे चरण में है, लिहाजा अभी जो वो वक्त है उम्मीदवारी तय करने के लिए। इसके साथ ही हरियाणा में राजनीतिक दलों के सामने 10 लोकसभा के अलावा करनाल की जो विधानसभा है उसके ऊपर उपचुनाव जो है वो भी 25 मई को छठे चरण में होना है। तो ये देखना होगा कि उपचुनाव में जो वो किस दल की तरफ से कौन प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरता है। हालांकि नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं और तय है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होने के नाते अभी जो है उनको विधानसभा में विधायक बनकर भी आना है। तो नायब सिंह सैनी जो उम्मीदवार है वो बीजेपी के तो होंगे, लेकिन इसके बाद सामने कांग्रेस, इनेलो, जननायक जनता पार्टी, अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से उम्मीदवार कौन तय किया जाता है, इसके लिए भी समय है। अभी चूंकि छठे चरण में चुनाव होना है। अगर मैं इस वक्त चंडीगढ़ में हूं, अगर मैं मेरे साथ दूसरे जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी बात करूं तो पंजाब में जो है वो 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। हिमाचल में भी 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को हरियाणा के साथ मतदान होना है और चुनाव के जो नतीजे हैं वो पूरे देश में 4 जून को आने हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि जो उम्मीदवारी तय करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और जो उम्मीदवारों को प्रचार करने का भी हरियाणा की 10 सीटों पर हरियाणा में जो समय मिलेगा वो किसके पक्ष में जाता है, कौन इसका फायदा उठाता है, किसको इसका नुकसान होता है, ये 4 जून को जब देश के नतीजे सामने आएंगे उन नतीजों में ही साफ हो पाएगा। बिल्कुल पवन, पूरा समय मिला है हरियाणा के राजनीतिक दलों को, हरियाणा के उम्मीदवारों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। और किस तरह से देखा जाए आज की पूरी प्रेस वार्ता को, क्या कुछ अहम जानकारियां चुनाव आयोग की ओर से साझा की गई है चुनावी पारदर्शिता के लिहाज से और वोट परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से चुनाव आयोग ने खास तौर पर फोकस किया है
धन बल पर किस तरह से रोक लगे, सोशल मीडिया पर सख्ती रखी जाए, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं और इंतजाम किए गए हैं। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो मनी है या फिर मसल है या फिर मिसलीडिंग जो चीजें होती हैं उनको लेकर जो है खास तौर पर चुनाव आयोग जो है नजर रखता हुआ जो है नजर आएगा। और चाहे वो नजर किसी भी तरीके से रखनी हो, एजेंसीज के थ्रू रखनी हो, सोशल मीडिया के थ्रू रखनी हो, जो है किसी भी तरीके से धन बल का उपयोग जो ना हो, इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जो है खासा ध्यान दिया गया है। जहां तक हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात करते हैं तो इस बार भी चुनाव आयोग कुछ नई चीजें जो है लेकर आता हुआ जो है नजर आए, जिसमें हम सीधे तौर पर बात करें तो जो 85 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं या फिर 40% से ज्यादा जो डिसेबल है उनको घर से वोटिंग करने का जो अधिकार है वो आज जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि उनके पास ये ऑप्ट करने का जो है विकल्प होगा कि वो घर से वोट करना चाहते हैं या फिर जो है बाहर जाकर जो है वोट करना चाहते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग लगातार प्रयास जो है करता रहता है इस तरीके के कि किस तरीके से जो है वोटिंग परसेंटेज जो है फिलहाल उनको जो है बढ़ाया जाए। बिल्कुल स्पष्ट, आप बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़ गए, ब्यूरो चीफ। अनिल के अंकुर जी, उत्तर प्रदेश वो सूबा जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं और कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखें किस तरह से हैं और जो तैयारियां चुनाव आयोग ने की है उसमें उत्तर प्रदेश के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण चीजें सामने आई आज? अरे वो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तैयारी चल रही है, ये जो कहा जाए निश्चित रूप से पूरे देश के लिए बहुत निर्णायक स्थान होगा, क्योंकि राजनीति की बड़ी पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का इस चुनाव के में बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत बड़ी भूमिका होगी। और इसकी जिस तरीके से सारे राजनीतिक दलों की नजर उत्तर प्रदेश में लगी है तो वो और उसी हिसाब से तैयारी की जा रही है। और उस तैयारी को देखते हुए साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हम वोटों की बात करें तो अगर पिछले आंकड़े देखें तो पिछले आंकड़े को हम ध्यान दिलाना चाहेंगे कि पिछले जो चुनाव थे तो 51% के आसपास भारतीय जो एनडीए थी, एनडीए को वोट मिले थे। और एनडीए के जो केवल भारतीय जनता पार्टी को लगभग 47% के आसपास वोट मिले थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में जो वोट थे वो एनडीए को गए थे, भारतीय जनता पार्टी गए थे, रेस्ट ऑफ वोट अगर दूसरी पार्टियों को गए थे। तो अब की बार चुनाव इतना आसान नहीं होगा और उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी की हुई है, जो कि सत्तारूढ़ दल है। और सत्तारूढ़ दल ने जिस तरीके से तैयारी की हुई है, हमारे साथ उन तमाम सहयोगों से मैं बात करता रहता हूं जो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज कवर करते हैं। तो जिस तरीके से बातें निकल के आती हैं वो साफ तौर पे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में के किस तरीके से तैयारी की है उन्होंने, मतलब बूथ स्तर पर और जो बूथ का जो माइक्रो नैनो है वो वहां पर उन्होंने तैयारी की है वो निश्चित रूप से अद्भुत है। तो उस तैयारी को लेकर के दूसरे दलों ने भी सक्रियता निभाई है। जो हाल में कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो भी उसने भी एक अहम भूमिका लोगों को जागरूक करने में निभाई है। समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से सक्रिय है और बहुजन समाज पार्टी का भी रोल अहम होगा किस तरीके से यहां पर चुनाव हो रहे हैं। अब सवाल इस बात का होता है कि अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव को 7 चरणों में बांटा गया है तो उसको तैयारी किस हिसाब से की जा रही है। और सभी दलों का एक कोशिश रहेगी कि वो अधिक से अधिक अपने वोटों को निकलवाने में कामयाब रहे, क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव थे, तो विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी एक समस्या आई थी कि तमाम लोगों के जो राजनीतिक दल थे उन तमाम राजनीतिक दलों का कहना था कि उनके वोट कट गए, उनके वोट नहीं पड़ पाए। तो अब की बार चुनाव आयोग ने पहले ही कहा है कि वोट कैसे भी डालें, वोट जरूर डालें और अपने घर के पास जाने जो भी आपको सहूलियत लगे वो आपको वोट डालें। उनके कार्यकर्ता, उनके कर्मचारी हर जगह मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज भी शाम को 6 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी की गई है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग अपने बूथों का संयोजन किया है, कितने संवेदनशील, कितने अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, को जो चुनाव स्थल हैं उनकी क्या तैयारी, किस तरीके से
जो टीमें हैं, टीमों का प्रशिक्षण हुआ और वो टीमें कैसे जाएंगी, ये सारी तैयारी बताई जाएगी। इसके साथ ही साथ और जो मॉडल जो बूथ बनाए जाएंगे, जो मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, उनमें किस प्रकार की सुविधा उत्तर प्रदेश में, हालांकि जो केंद्रीय इकाई है चुनाव आयोग की, उन्हें साफ किया है कि सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे बाथरूम से लेकर के जो अगर कोई अपाहिज है या विकलांग है तो उसको चल ले जाने के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी जिनको ले जाने के लिए। ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और चूंकि गर्मी है, गर्मी को देखते हुए हर बूथ स्थल पर पेयजल की भी व्यवस्था की जाने के निर्देश दिए गए। ये संपूर्ण व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये शाम को तय होगा कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने बूथ बनाए गए हैं। तो और ये चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके बाद तमाम स्थिति होगी। जी अनिल केंगुर जी, एक और सवाल, जिस तरह से आपने बताया कि 2019 में क्या कुछ चुनाव प्रतिशत रहा था एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उस वक्त भी एक अलायंस बना था विपक्ष की ओर से एसपी बीएसपी का, माना जा रहा था जातीय आधार पर उससे बेहतर अलायंस कोई हो नहीं सकता, लेकिन सीटों में वो तब्दील होता नजर नहीं आया। लेकिन इस बार जो अलायंस बना है जिसमें कांग्रेस और सपा साथ में आई है, उसको किस तरह से कितना मजबूत माना जा सकता है या उसको किस तरह से तब्दील होगा वो सीटों में, इसको लेकर आपका आकलन क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में समझौता हुआ था, उसमें मतलब आरएलडी भी साथ में थी और राष्ट्रीय लोकदल भी था। तो इन तमाम लोगों के साथ जुड़ने के बाद जो अलायंस हुआ, अलायंस में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रही बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा लाभ रहा। अगर 2019 के वोटों का जो विपक्षी एकीकरण हुआ था, उसका उत्तर प्रदेश के हमने नजरिए देखे तो 39% के आसपास वोट थे, वो गए थे विपक्ष को, और यानी समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को वोट गए थे। तो लेकिन जो वोट को जो सीटें आएगी, सीटें सबसे ज्यादा जो हासिल हुई उन लोगों निःशुल्क से बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई थी, और समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 5 ही सीटें आई थी, और एक सीट गई थी कांग्रेस के खाते में, जो कि अमेठी और रायबरेली वाली थी। तो बाकी जो स्थितियां थी वो बहुत गंभीर थी। लेकिन इस बार की स्थितियां कुछ चेंज होने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें लोकसभा चुनाव मिली थी। अपना दल जो है सोनिया पटेल वाला, उनको 2 सीटें थी, और बहुजन समाज पार्टी के पास 10 सीटें थी, समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें थी, और कांग्रेस के पास 1 सीट थी। तो इस तरीके जो सीटों का विवरण है वो इस तरीके से था। लेकिन अब की बार जो आरएलडी साथ में थी, अब की बार नहीं है, जो कि घोषित हो चुकी है, निश्चित रूप से वो एनडीए साथ जा रही है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी है। बहुजन समाज पार्टी भी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ छोटा सवाल और आपसे, उसके बाद अहम भूमिका है। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सर, एक सवाल और। कहा जा रहा था कि जिस दिन चुनाव का ऐलान होगा उस दिन मायावती को लेकर फिर एक बार सुगबुगाहट तेज होंगी, तो माना जाए कि मायावती अब बसपा अकेले ही लड़ने जा रही है, फिर अब के बाद कुछ तस्वीर बदल सकती है, चूंकि इस तरह की खबरें थी कि चुनाव आयोग जिस दिन ऐलान करेगा तारीखों का, उसके बाद कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी तक ये मार्केट में जो सियासी गलियारा है, उसमें इस प्रकार की बहुत ज्यादा अफवाहें थी, ये मर्मरिंग थी, चर्चाएं थी कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती एंड चुनाव की घोषणा के ठीक बाद ये घोषणा विपक्ष द्वारा की जाएगी कि ऐसे चर्चा थी कि मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी विपक्ष का, और जो अगर ये चेहरा हो जाती तो निश्चित रूप से जो दलित वोट है एक बड़ी संख्या में, जो आप वोटर तौर मान लें 21% दलित वोट और लगभग 2% के बाद एसटी वोट, ये वोट एक रहता है, फिर ओबीसी वोट, फिर अन्य वोट जो नाराजगी है वो वोट, तो निश्चित रूप से एक डिफरेंट सिनेरियो खड़ा होता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता इसमें कितना बहुजन मायावती अब क्या रुख अपनाएंगी और क्या कौन सी चाल चलेंगी, ये तो उन पे ही निर्भर करता है। लेकिन अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया, उन्होंने हालांकि साफ कहा है कि वो चुनाव अलग लड़ेगी, अकेले लड़ेगी। यानी ये सुगबुगाहटें अभी भी उसी तरह की बनी हुई, लेकिन लगातार मायावती और बसपा साफ करती रही कि वो अकेले ही चुनाव में जाने वाली है। यशराज आनंद, उत्तराखंड की बात करें तो पहले चरण के तहत मतदान होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार ऐलान कर दिए हैं, कांग्रेस भी 3 सीटों पर ऐलान कर चुकी है। आगामी 2 सीटों को लेकर क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है, और अब कांग्रेस की इनफाइटिंग को एक तरफ रख दे तो दूसरी तरफ मुकाबला कितनी पुरजोर तरीके से ग्राउंड पर लड़ा जा रहा है दोनों ही दलों द्वारा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में दो ही बड़ी पार्टियां हैं सीधी तौर पर चुनाव लड़ रही हैं।
एक तो कांग्रेस है जी। और दूसरी तो भारतीय जनता पार्टी। ये सीधे तौर पे वहां पे मुकाबले में है। और वहां के अगर कांग्रेसी नेताओं में अगर बात करते हैं तो एनडी तिवारी के जाने के बाद वहां पे सबसे बड़े नेता हरीश रावत निकल के आए हैं। और हरीश रावत काफी लंबे समय से संघर्षरत भी हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं वहां पे उत्तराखंड में। तो निश्चित रूप से उनकी जो स्थितियां हैं वो अब की बार कांग्रेस की और भाजपा को वहां पे सीधी टक्कर दिखाई देगी, क्योंकि अभी हाल में ही वहां पे जो सरकार में परिवर्तन हुआ और जो वहां के मुख्यमंत्री पुराने चेहरे फिर से रिपीट किए गए, तो उनका भी अलग ओहदा है, अलग पद है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूँ उत्तराखंड में भी एक अलग सीन होगा। जी यश राजानंद, अब आप ही से ये सवाल, किस तरह की परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं उम्मीदवारों के साथ चुनावी कैंपेन के लिए भी? जी बिल्कुल, भाजपा ने तो अपने 5 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए, वहीं कांग्रेस ने अभी तक घोषणा नहीं की है। 2 सीटों पर कांग्रेस की घोषणा बाकी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहना था कि राहुल गांधी का जो पद यात्रा चल रहा है, जब वो 17 तारीख को मुंबई में समाप्त हो जाएगा, तो उसकी समाप्ति के बाद 2 बचे 2 लोकसभा सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर स्थिति स्पष्ट रूप से साफ सुथरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर यदि कैलकुलेशन की बात करें तो कांग्रेस जो है वो हरिद्वार लोकसभा सीट पर काफी घबराई भी नजर आ रही है, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट पर पिछले कुछ दिनों में सूत्रों से जानकारी मिली थी क्योंकि खानपुर विधायक उमेश कुमार जो है वो लगातार कांग्रेस के संपर्क में है और वहां पर कुमारी शैलजा से वो जाकर मुलाकात कर रहे हैं कि उनको हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट दी जानी चाहिए थी। वहीं पहले से भी नाम आ रहा था हरक सिंह रावत का, जिनको उड़ीसा का प्रभारी बना करके, उनको कोऑर्डिनेटर बना करके उनको उड़ीसा भेज दिया गया है। वहीं अब बात की जाए कि हरीश रावत की, तो हरीश रावत की चर्चा तो अभी चल रही है, लेकिन हरीश रावत के विषय में कहना मुश्किल हो सकता है कि उनको टिकट मिल सकता है। तो इसलिए यह अभी कयास ही लगाया जा सकता है कि किसे टिकट मिला जा सकता है, क्योंकि यह नाम हरीश रावत अपने बेटे के भी नाम को लेकर काफी आगे बढ़ रहे थे कि आनंद रावत को भी टिकट दिया जाए हरिद्वार लोकसभा सीट से। और वहीं अब नए प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस में शामिल होने जा रहे थे उमेश कुमार, लेकिन अभी तक उनके भी विषय में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं अब देखना यह बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट से कई पूर्व मंत्रियों ने भी, यहाँ तक कि हीरा सिंह बिष्ट ने भी, सूर्यवीर सिंह सजवान ने भी घोषणा की थी। उन्होंने भी बोला था कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस इसकी उथल पुथल में है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से किसे प्रत्याशी के रूप में उतारा जाए। क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा की यदि बात करें तो भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की टक्कर को भी देने वाले कुछ ऐसे व्यक्तियों की तलाश कांग्रेस में की जा रही है। और वहीं यदि बात की जाए कि किस तरीके से लोगों में यहाँ पर होड़ है, लोग यहाँ पर वोटिंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल लोगों में यहाँ काफी उत्सुकता बनी हुई है अपने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद, क्योंकि भाजपा के द्वारा तो प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। वहीं लोग यह भी देख रहे हैं कि कांग्रेस किन प्रत्याशियों को खड़ा करती है, उसके बाद ही लोग किसी निर्णय ले सकेंगे, लोगों का निर्णय रहेगा कि किसे वोट देना चाहिए आज। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कैडर जो होता है, कैडर वोट चाहे वो भाजपा को हो या कांग्रेस का, वो तो पड़ेगा ही। लेकिन अब यहाँ पर तीसरी कैलकुलेशन की बात यदि की जाती है, यशराज एक बार रोकेंगे आपको, तमाम नेताओं की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है तारीखों के ऐलान के साथ साथ, इस पर भी एक नजर। आपको बता दें कि चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद लगातार नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तमाम राजनीतिक दलों का लगातार ये दावा रहा है कि चुनावों के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं और आखिरकार आज चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। पूरा चुनावी कार्यक्रम अब सभी के सामने है। 7 चरण में 7 फेज में देश में आम चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अलग अलग चरण के तहत चुनाव होने, 7 चरण में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे, पश्चिम से शुरू होकर पूर्वांचल की तरफ। सुनिए राजनीतिक नेताओं का, दलों का क्या कुछ कहना है। इंतजार कर रहे थे और हमने, जनता भी इंतजार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार बीजेपी जाए और 400 पार एनडीए जाए। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री भारी बहुमत से बनेंगे, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से। वहीं कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर चली जाएगी और अब तक के न्यूनतम वोट कांग्रेस को, न्यूनतम वोट भी और न्यूनतम सीट भी कांग्रेस को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ ऐसी कांग्रेस जहां नेता नहीं है, नीति नहीं है और नीयत नहीं है, कुछ भी नहीं है।
सर तीसरे चरण में विदिशा में चुनाव है जहां से आपको प्रत्याशी। हाँ, और जल्दी हो जाते तो निष्पक्ष तरीके से ये वोट लिया जाए, हमारी खाली यही निवेदन है चुनाव आयोग। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? मैंने बताया अभी आपसे कि प्रदेश में लोग रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, सस्ता बिजली, सस्ती पढ़ाई, सस्ती खाद्य सामग्री चाहिए, तो उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाए। पृष्ठभूमि के लोग हैं उनके लिए कहा गया है कि 3 बार उनको देना पड़ेगा, अखबारों में देना पड़ेगा, मीडिया में देना पड़ेगा, सभी जगह उनको बताना पड़ेगा ताकि उनका मतदाता जान सके कि मैं किसको वोट डालने जा रहा हूं। सबकी पृष्ठभूमि हमेशा सोशल मीडिया पे भी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई भी उनकी तरफ कोई उंगली ना उठाई जाए, उसका पूरा प्रभाव के हिसाब से उसका ध्यान रखा गया है। तो तमाम नेताओं को आप सुना, कोई सत्ता पक्ष का है तो कोई विपक्ष का है। जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को आपने सुना, जो इस बार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं विदिशा से। तिथि घोषित किया गया और उसका जो निर्देश दिया गया है, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हम स्वागत भी करते हैं और पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को संयम के साथ निर्देश का पालन करना, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है और उसके दिशा निर्देश को पालन करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में पूरी तरह से सकारात्मक भाव से भागीदारी करती है और सबको इसका सम्मान करना चाहिए। सामाजिक सद्भाव के साथ जनता के विश्वास को जीतने का प्रयास करना चाहिए। चैलेंजिंग है सर 2024 एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने को प्रधान सेवक करके सेवा के भाव से काम किए हैं और जो कहे हैं वो किए हैं। जो गारंटी उन्होंने जनता को दी, जो विश्वास उन्होंने दिलाया, उस विश्वास पर उन्होंने खरा उतरा है। जनता इस मेहनत का फल भी देगा, सीट शेयरिंग तो हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनडीए में पूरी तरह से लोग गौरवान्वित है कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी और उनके नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। घोषणा हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। स्पर्श दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, चुनावी वादे और दावे तो एक तरफ हैं, अभी हमने सुना किस तरह से बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। दिल्ली में मतदान को लेकर क्या कुछ तारीखें सामने आई हैं? चूंकि दिल्ली का चुनाव इस बार बहुत ज्यादा दिलचस्प है। इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस और आम आदमी साथ आए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है, उम्मीदवारों का। कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई है। लगता है स्पर्श शर्मा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिल के अंकुर जी हमारे साथ लखनऊ से सीधा जुड़े हुए हैं। अनिल के अंकुर जी, एक बार फिर उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत दिलचस्प है, कई मायनों में दिलचस्प है। अलग अलग अलायंसेज यहां बने हुए हैं। जिस तरह से आपने पहले ही बताया कि इस बार परिस्थितियां कुछ बदली हुई नजर आ रही हैं, इन बदली हुई परिस्थितियों का नतीजा क्या निकलेगा और कितना प्रभाव अभी ग्राउंड पर दिखाई पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की अब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अब जो प्रधानमंत्री है देश के, तो उनका चुनाव है वाराणसी से होगा निश्चित रूप से। उसके बाद सबसे बड़ी सीट की आती है, मतलब कांग्रेस की तरफ से बात करें तो रायबरेली, फिर अब स्मृति ईरानी जहां से जीत के आई थी अमेठी,
तो ये तमाम ऐसी सीटें हैं जो चर्चा का विषय बनी रहेंगी। अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के जो गढ़ है वहां पे क्या सीन रहेगा, इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा राजनीतिक चर्चाएं हैं कि कौन कैसे बाजी मारेगा या कैसे पटखरी दी जाएगी। तो अपने अपनी चालें चली जा रही है इन सबको लेकर के। और एक बात बहुत खास बात है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के वोटों की बात करते हैं तो अगर मैं रोकूं आपको अनिल के अंकुर जी, एक बार कुछ बयान सामने आ रहे हैं तमाम नेताओं के, वो एक बार सुन लेते हैं। का जो पर्व है चुनाव, वो जनता को अपने दिल की आवाज को व्यक्त करने का बड़ा माध्यम है और जनता इसमें बदलाव करेगी। दिल्ली आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अभी कल आप लोगों ने शुरुआत की, आप यहाँ के कन्वेनर हैं, दिल्ली के लिए क्या तैयारियां, क्योंकि गठबंधन में पहली बार कांग्रेस के साथ आप चुनाव देखिए हम पूरी तरह से तैयार है और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है और उसके लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस ने कई 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। आप लोग का कहना था कि सामंजस्य के साथ कैंपेन करेंगे, लेकिन जहां कैंडिडेट ही घोषित नहीं, कैसे? मुझे लगता है कि पर्याप्त समय है। जिस तरह से छठे चरण में दिल्ली का चुनाव है, इलेक्शन घोषित हो गया है, मुझे उम्मीद है कांग्रेस भी जल्दी कैंडिडेट घोषित करेगी और हम मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, कैंपेन कब से शुरू करेंगे? अरविंद केजरीवाल कब से जाएंगे? कैंपेन तो हमने शुरू कर दिया है, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा के अंदर भी और गुजरात के अंदर भी। अब तिथियों की घोषणा के साथ उसी तरह से नॉमिनेशन, रैलियां, प्रचार का कार्यक्रम बनेगा और जहां जहां उसकी डेट तय होगी उसमें अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करेंगे। तो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय को आप सुन रहे थे। 7 की 7 सीटों पर गठबंधन की जीत होगी, ये बड़ा दावा करते नजर आए, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 7-0 से जीती हैं। लेकिन क्या इस बार कोई बड़ा बदलाव होगा? चूंकि नेताओं के दावे अपनी जगह हैं, धरातल पर तस्वीर कुछ अलग। इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 4 और 3 का फॉर्मूला सेट किया गया था। आम आदमी पार्टी जहां अपनी सीटों पर उम्मीदवारों को उतार चुकी है, कांग्रेस को भी उतारना बाकी है। आखिरी फेज में चुनाव होने, लोकसभा के साथ साथ जो 6 सीटें खाली हुई हैं उन पर भी चुनाव घोषित कर दिए गए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग के इस घोषणा के साथ निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में एक अलग तरह की परिस्थिति हमारे सामने आई है। लोकसभा के चुनाव होने ये तो तय था ही था, लेकिन जो 6 सीटों के लिए उपचुनाव की भी बात है वो भी निर्धारित हो गई है और वो भी लोकसभा के साथ ही शेड्यूल में डाला गया है और 7 मई को नोटिफिकेशन होगा और उसके साथ 1 जून को पोलिंग होगी, 4 जून को रिजल्ट निकलेगा। देश में सरकार बनने के साथ साथ अब की बार हिमाचल प्रदेश में भी इस शेड्यूल में जो जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने, इसमें हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता का परिवर्तन होगा, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनेगी और मैं यूं कहूंगा देश में भी भाजपा की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी इस चुनाव के परिणाम आने के पश्चात। ये पहली बार इस प्रकार की परिस्थिति मुझे लगता है कि शायद किसी राज्य में बनी है कि जहां राज्य के उपचुनाव घोषित होने के साथ साथ में सरकार तय होनी है कि कौन सरकार रहेगी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार रिपीट नहीं कर पाई, क्या एक और मौका मिला है आपको? यू वुड बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट? निश्चित रूप से एक अवसर मिला है और उस अवसर को हम किसी सूरत में चूकने नहीं देंगे और इस बार निश्चित रूप से जीत भाजपा की होगी ये 6 चुनावों में, उपचुनावों में। और जब 6 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में अभी 2 कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं, मंडी पार्लियामेंट्री और कांगड़ा पार्लियामेंट्री। क्या भारतीय जनता पार्टी एमएलएस को स्पेयर करेगी इनके लिए या अलग कैंडिडेट्स? देखिए, पार्टी के कैंडिडेट के बारे में निर्णय तो पार्टी का, हमारा केंद्र का नेतृत्व करता है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वर्तमान में जो परिस्थिति बनी है, मुझे लगता है कि दोनों दलों में ही ऐसी परिस्थिति है कि शायद ही कोई विधायक चुनाव में इस बार लोकसभा के लिए जाए। ज़्यादातर संभावना तो यही लग रही है कि हमारे लोकसभा के कैंडिडेट अलग से होंगे और मुझे इतना ही कहना है कि 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, 4 में से 2 तो हमारी डिक्लेयर हो गई हैं। कांगड़ा और मंडी लोकसभा सीट का भी निर्णय मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा और भी कांग्रेस ने तो एक भी सीट डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन शेड्यूल लंबा है, बहुत लंबा है, हमारे पास अभी बहुत सारा वक्त है
और बड़ी दिलचस्प बात अब की बार है कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनना यह तो तय है, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार इस लोकसभा के चुनाव के साथ साथ जो परिणाम उपचुनाव का आएगा 6 सीटों का जो घोषित किया है इलेक्शन कमीशन ने, अगर इसी शेड्यूल के मुताबिक हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मामला चल रहा है इसलिए कह रहा हूं मैं इस बात को, तो भाजपा की सरकार देश में भी और भाजपा की सरकार प्रदेश में भी होगी। आखिर में सर, जिस तरह से राज्यसभा में कांग्रेस के बागियों ने भाजपा के पक्ष में वोट डाला, ये 6 जो लोग हैं, क्या ये भाजपा में आएंगे, भाजपा के उम्मीदवार होंगे इन विधानसभा उपचुनाव? देखिए, निश्चित रूप से जिन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया है उनके बारे में गंभीरता से विचार किया जाएगा। पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, उन सारी चीजों को लेकर के आकलन करेगा कि किस प्रकार से हमको आगे स्ट्रेटजी बना करके उपचुनाव में जाना है। लेकिन निश्चित रूप से उनका जो है रोल बहुत ज्यादा रहा है राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में, जहां हमारी पार्टी की जीत की संभावना नहीं थी और वहां जीत हुई है उनके सहयोग से, और उनका उस योगदान को याद रखा जाएगा। आप आश्वस्त हैं दोनों सरकारें आपकी बनने? मैं आश्वस्त हूं। एक बात बड़ी पक्की है कि सरकारें दोनों जगह भाजपा की बनेंगी, देश में तो बनेगी ही बनेगी। नरेंद्र मोदी। तो हिमाचल के संदर्भ में चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं। सुना आपने जयराम ठाकुर को, पूर्व सीएम। और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ न्यूज एडिटर वरुण गोयल जी भी जुड़ गए हैं। वरुण गोयल जी, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे 7 फेज में चुनाव होगा, लेकिन इस बार जो सरकार बनने की तारीखें सामने आई है वो अगले महीने में शिफ्ट हो गई हैं, जून के महीने में। और क्या कुछ दिलचस्प बातें आपने आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी? देखिए, मेरे लिए सबसे दिलचस्प रितेश इसमें यह है कि असम, माफ कीजिए, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, इसमें चुनाव अप्रैल में शुरू होंगे और जून में खत्म होंगे। मतलब यहाँ इन राज्यों में 3 महीने चुनाव चलने हैं। और आप पश्चिम बंगाल में देखिए 42 सीटें हैं, लेकिन क्योंकि वहां बार बार ये डिमांड रहती है कि सुरक्षा बल ज्यादा बढ़ाए जाए, तो पहले चरण में 3 सीटों पर मतदान है, दूसरे चरण में 3 सीटों पर मतदान है, अगले चरण में 4 सीटों पर मतदान है। इतने माइक्रो लेवल पे चुनाव हो रहा है कि चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होकर 1 जून को खत्म होगा पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में समझ आता है क्योंकि 80 सीटें हैं, लेकिन कमोवेश बिहार में भी ऐसी स्थिति है। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित रहे, सुरक्षा बल उन सीटों पर पर्याप्त रहे। इन 3 राज्यों में जो 7 चरणों में पोलिंग होनी है शुरू से लेकर अंत तक, ये एक बात है। दूसरी बात, अगर हम हरियाणा और दिल्ली की करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि क्यों, कुछ तो वजह है कि तारीख खिसकती जा रही है। 2014 में हरियाणा में 10 अप्रैल को मतदान हुआ था, 2019 में हरियाणा में 12 मई को मतदान हुआ था, और अब 2024 में ये मतदान और आगे खिसककर 25 मई चला गया है। तो ये तारीखें हरियाणा दिल्ली की और पीछे होती जा रही है। को पूरा समय मिलेगा यहाँ पर प्रचार करने के लिए, वरुण गोयल जी? ये रितेश, ऐसा हमें लगता है कि कई बार लेमैन के तौर पे कि उम्मीदवारों को बहुत समय मिलेगा, लेकिन उम्मीदवार आमतौर पर परेशान होते हैं कि कैंपेनिंग एक समय के बाद खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि उतना ही ज्यादा सड़क पर उतरना है, उतना ही ज्यादा, हालांकि धनबल की एक सीमा है, लेकिन फिर वो मैदान में बहुत लंबे समय तक बने रहना, और इस बीच कोई विवाद ना हो जाए, जो एक हवा बनी है वो बनी रहे, और जो नाराजगी है वो बहुत लंबे समय तक किसी की ना रहे, जो बागी हैं। मतलब ज्यादा समय मिलना भी राजनीति में जो और इलेक्शन की रणनीति में बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ये बड़ी समस्याएं होती हैं। और जो पार्टियां हैं वो भी कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवार इसलिए जल्दी डिक्लेयर नहीं कर पाती हैं कि आखिरी समय में कोई बागी खड़ा ना हो जाए। जितना चुनाव लेट होता है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों पहलू रहते हैं। फिलहाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव जो है उसकी तैयारी हो गई है, चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। पिछली बार की तरह वही 7 चरणों में चुनाव है। कुछ जगह दिलचस्प है, जो मैंने बताया कि 3-3 चरणों में होना है। उत्तर भारत में चाहे हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, ये बहुत पीछे इनके चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में शुरुआती पहले फेज में चुनाव है, लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो, जो मैं देख पा रहा हूं, जो चरण है उसमें वो बटा हुआ है। मतलब हर चरण में किसी न किसी राज्य में कुछ कुछ सीटों पर चुनाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस तरीके से इसे कवर किया गया है। कुल मिलाकर के अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब क्योंकि बीजेपी लगभग 265 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है सबसे ज्यादा, कांग्रेस नंबर 2 पर है, 90 के आसपास उसने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। उसके नीचे फिर और पार्टियां हैं। तो बीजेपी को इस हिसाब से एज है अभी कि उसके 250 से ज्यादा उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुके हैं। अभी उसके गठबंधन की जो स्थिति है वो एक बिहार में स्पष्ट नहीं हुई है, बाकी जगह
लगभग स्पष्ट हो चुकी है। उड़ीसा में गठबंधन को लेकर अटकलें चल रही हैं, कयास चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक स्थिति है कि तैयारी के लिहाज से फिलहाल बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो अब समाप्त हो रही है। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से तमाम परिस्थितियां रहने वाली हैं। पर यह है कि हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा में चुनाव थोड़ा और पीछे हो गए तो और लंबे समय तक राजनीति चलेगी और चेहरे और चुनाव और आरोप प्रत्यारोप सब हमें देखने को मिलते रहेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, अगर समय ज्यादा मिला है तो मेहनत भी उम्मीदवारों को और पार्टियों को करनी पड़ेगी। एक सवाल यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त से भी पूछा गया, वरुण गोयल जी, पत्रकारों द्वारा, कि कुछ स्टेट्स में 7 फेज में क्यों कराए जा रहे हैं। जिस चीज का जिक्र आपने किया कि दिलचस्प है वहां पर देखना, इसको लेकर राजीव कुमार ने जवाब दिया कि सुरक्षा व्यवस्था भी देखनी होती है, भौगोलिक स्थिति वैसी नहीं होती, बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पर जाकर जिस तरह से आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि व्यवस्थित ढंग से चुनाव कहीं ना कहीं होते नजर आ रहे हैं ज्यादा बेहतर तरीके से। हाँ, देखिए, ये जो डिवीजन है ये कम से कम इसी ओर इशारा कर रहा है। देश के चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं और आखिरी के जो 3 फेज हैं तब उनमें सीटें कम हैं। 5वें फेज में सिर्फ 49 सीटों पर, 6ठे फेज में सिर्फ 57 सीटों पर, 7वें फेज में 57 सीटों पर, शुरुआत में 102, फिर 90, 94 उस तरीके से चुनाव हो रहे हैं। और हम जैसे देख रहे हैं कि शुरुआत में असम की भी 5 सीटें हैं, मणिपुर की 2 सीटें हैं, मध्य प्रदेश का चुनाव जो है वो भी 2 चरणों में 3 चरणों में होता दिखाई दे रहा है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, आमतौर पर राजस्थान में एक ही चरण में चुनाव हो जाता है। तो बहुत डिवाइड करके चुनाव को किया जा रहा है ताकि व्यवस्था पूरी रहे, और व्यवस्था पूरी रहे तो उस तरीके से लोगों की भागीदारी बढ़े। और एक तरीके से बिल्कुल रिक्वेस्ट मोड में थे चुनाव आयोग जब वो इस तरह की बात कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस दिन छुट्टी ना मनाएं, वोट डालने आए जब भी वोटिंग हो। तो फिर हम दूसरे चरण में फिर असम में वोटिंग देख रहे हैं, फिर हम आगे तीसरे चरण में फिर असम में वोटिंग देख रहे हैं, फिर बिहार में वोटिंग देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में वोटिंग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में तो हर डिवाइड किया गया है। जो बड़े राज्य जिनमें एक ही चरण में मतदान हो जाएगा उसमें सबसे बड़ा राज्य जो वो है मेरे ख्याल से तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और वहां पहले ही फेज में एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान होने जा रहा है। ये एक जो बड़ा राज्य है। और पहले चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर जो मतदान है वो हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे चरण में कोई भी ऐसा राज्य नहीं दिखाई दे रहा है मुझे जहां एक ही बार में सारी सीटों पर बिल्कुल, यानी बहुत सारी जो बातें निकलकर बाहर आई हैं, कुछ दिलचस्पी है, उसको लेकर लगातार विश्लेषण भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण गोयल जी इस पूरी बातचीत जानकारी के लिए। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े स्पर्श आपका भी बहुत शुक्रिया। यशराज आनंद देहरादून से और अनिल के अंकुर जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े, आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।